नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि सरसों का सीज़न भी आके निकल गया, लेकिन भाव जो है समर्थन मूल्य से ऊपर नहीं आए। सोयाबीन का भी सीज़न आकर के निकल गया और अब तो स्थिति ये आ गई कि समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रही है सोयाबीन। नहीं, सोयाबीन नहीं बिक रही समर्थन मूल्य। कुछ आसपास ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन जो भाव जिन्होंने किसानों ने पहले 8,000 10,000 के भाव देखे थे, तो उनकी उम्मीदों पे अभी भाव अपेक्षित भाव वो मिल नहीं पा रहे। और लगातार हमारे किसान भाई भी हमसे पूछ रहे हैं कि सरसों और सोयाबीन में क्या इस साल पूरे टाइम ही मंदी रहेगी या कुछ तेज़ी की उम्मीद है। और हाल ही में सरकार ने जो है शुल्क मुक्त तेल के आयात की जो छूट दी है उसको 30 जून तक बढ़ा दिया है। उससे और किसानों में मायूसी पैदा हो गई है कि अगर इसी तरह इंपोर्ट होता रहा तो किसानों की जो उपज है उसका क्या होगा। तो इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साबू। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो बजरंग जी, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी चिंता के ऊपर आप प्लांट चलाते हैं, तो आपके क्या सोच है जो सरकार ने इस तरह का जो शुल्क मुक्त आयात को बढ़ावा दिया है? ये बहुत गलत डिसीजन है, बल्कि हम तो कंटिन्यूस ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस पे इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाई जाए। क्योंकि जब फॉरेन में अमेरिका में क्रॉप ठीक है, ब्राज़ील की क्रॉप के भी डेटा काफ़ी प्लस आ रहे हैं, फॉरेन का तेल काफ़ी सस्ता है, तो अगर अपन उस कंपैरिजन के हिसाब से चलें तो यहाँ पे तो तिलहन के बाजार और टूटने चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि सरसों का सारा गेम इस पर डिपेंड करेगा कि अपन लोग मतलब गवर्नमेंट जो है एनसीडेक्स चालू करती है या नहीं, या उस पर तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाती कि नहीं लगाती। जबकि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बड़े आराम से लगा सकती है। मेन जो चीज़ है 300% तक अपन पाम पे ड्यूटी लगा सकते हैं, 45% तक अपन सोया तेल पे लगा सकते हैं, जो कि WTO के द्वारा अपने द्वारा मतलब आपसी जो सहमति है ना, इसके तहत अपन ये काम कर सकते हैं। बाकी पता नहीं क्या है, क्या तो चुनावी साल के कारण है या गवर्नमेंट के दिमाग में एक महंगाई का ऐसा भूत सवार है। जबकि चीज़ देखी जाए तो तेल जो ऊपर के लेवल से करीबन 65 रुपये किलो तेल घट चुका है। आप दिनेश जी, 65 रुपये किलो तेल का मतलब है कि सीधा सीधा इम्पैक्ट अगर अपन सरसों के रेस्पेक्ट में देखें तो 2 रुपये के मतलब 2,000 रुपये मतलब 200 रुपये सॉरी 200 क्या 2,000 रुपये क्विंटल कमी और हाँ कमी आ गई है। और सोयाबीन में करीबन 1,500 करीबन 1,200-1,300 रुपये क्विंटल तो भाव सिर्फ तेल के कारण ही हुए। अगर ये तेल के भाव वो भी चलते, उस टाइम भी तेल के भाव चल रहे थे, कोई तेल के भाव बहुत ज़्यादा तेल के भाव नहीं थे, बाकी फिर भी गवर्नमेंट ने जिस ढंग से एक्शन लिया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया, तो ये अभी भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बीच में समर्थन मूल्य पे भी सरसों तुलाई, बाकी उससे भी कोई मतलब निकला नहीं। कोई 9-10 लाख टन सरसों इन लोगों ने पूरे इंडिया लेवल पे तुलाई भी है। वो सरसों भी हमेशा एक भार रहेगी हमारे ऊपर। जैसे कल की तारीख में किसी भी कारण से अगर बाजार थोड़ा सा मूवमेंट पकड़ेगा तो हमेशा गवर्नमेंट ये कहेगी कि मैं सरसों को सेल करने वाली हूँ। इसलिए कुल मिलाकर के ऑयल इंडस्ट्री का फ्यूचर, ऑयल इंडस्ट्री के व्यापारी प्लस फार्मर, तीनों का फ्यूचर जो अभी पॉलिसी के हिसाब से देखते हो तो मुझे को उज्जवल दिखता नहीं है। मतलब संभल के ट्रेड करने का वक्त आ गया, बहुत ही संभल करके। तो जब जैसे सरसों की पैदावार 120 लाख मीट्रिक टन का अनुमान लगाया था और इतनी पैदावार होने के बावजूद भी तेल का इंपोर्ट हो रहा है, और ऐसी स्थिति में मेरी जहाँ तक जानकारी की 40% सरसों के प्लांट भी बंद हो गए सब। 40% से ज़्यादा बंद हो गए हैं। जब 40 पैरिटी रही नहीं ना, कारण क्या है कि तेल बेचने किसको जाएं, किसको बेचे। कुल मिलाकर के जब 120 लाख टन आज यहाँ के फार्मर्स की मैं तारीफ करता हूँ कि जिन्होंने सरसों को इस लेवल पे पहुँचा दिया, क्योंकि सरसों में ऑयल कंटेंट 40 से 42% होता है। बहुत बड़ी आपूर्ति अपने यहाँ के तेल से हो सकती है। और आत्मनिर्भर भारत तिलहन में करने का सरकार का भी लक्ष्य था। बाकी पता नहीं क्यों अपन लोग इस लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं, जबकि अपने को एक मिनिमम लेवल अगर इसका रहे, सब चीज़ों का मिनिमम लेवल है। ऐसा नहीं है इसी चीज़ के प्राइजेज बढ़े। आज डीजल पेट्रोल को अगर अपन देखें 50 रुपये 25 30 40 से 50 हुए, 50 60 से आज 100
रुपये चल रहा है, तो अभी 160 रुपये हाँ चल रहा है। चल रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से अगर खाने का तेल भी अगर बढ़े और उसका फार्मर्स को भी बेनिफिट मिले, व्यापारी को भी बेनिफिट मिले, इवन दो अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर गवर्नमेंट लगाती है तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि कस्टम ड्यूटी पे जो कस्टम ड्यूटी उसको मिलेगी, उसके बाद उस पर जो जीएसटी मिलेगा वो भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलेगा। आज किसी चीज़ को कोई 90 रुपये किलो चीज़ है और अगर वही चीज़ अगर 140 रुपये किलो है तो ऑटोमेटिकली आप भी जीएसटी उसमें ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे। तो अपन तीनों ही सफ़र कर रहे हैं, सरकार भी सफ़र कर रही है, व्यापारी भी सफ़र कर रहा है, किसान भी सफ़र कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब इम्पोर्टेड तेल इतना आ रहा है तो तेलों के भाव जितने कम होने चाहिए थे, कंज्यूमर को जिस रेट में मिलना चाहिए कम रेट में, वो तो मिल ही नहीं रहा। नहीं, कंज्यूमर का रेट इसलिए क्या होता है कि कोई भी व्यापारी ने किसी ने भी लिया, वो अपना मेन इसका फ़र्क पड़ता है थोक व्यापारी पे। थोक व्यापारी तक आपकी पूरी चेन में इमीडिएट रिएक्शन आता है। अब वो एक रिटेल कंज्यूमर को अगर आप बेस बना के करते हो तो वो तो कोई मानने वाला बात नहीं है। अदरवाइज जो कंज्यूमर, और सरकार तो रिटेल कंज्यूमर के हिसाब से ही सोचती है। नहीं कंज्यूमर नहीं, आप थोक व्यापारी से पूछिए ना कि क्या भाव दे रहा है वो। अगर वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ सरकार एक्शन ले कि भाई तुमने खरीदा किस भाव में, बेच किस भाव रहे हो। जैसे आज मान लीजिए किसी तेल का भाव 90 रुपये किलो है, अगर वो मान लीजिए अपनी रीजनेबल मजदूरी जोड़ के बेचता है, ध्यान सरकार को वहाँ देना चाहिए। ध्यान अगर वहाँ दे तो अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाए। बाकी व्यापारी इतना टूट चुका है दिनेश जी, जिसकी हद नहीं। अगर ये स्थिति रही आगे तो मेरे विचार से हाँ, मतलब प्लांट भी बंद करने पड़ेंगे, लोग बाग तेल तिलन का कारोबार भी नहीं करेंगे। मतलब वो ऐसी स्थिति होगी कि भाई कि आदमी किसी से भी तेल के बारे में बात करे ना, कहीं भी जाते हैं तो बस ऐसा लगता है कि जैसे अपन ने कोई बहुत गैरवाजिब बात कर ली हो उससे। मतलब मनोबल बहुत टूटा है लोगों का, और मनोबल जिस धंधे में टूट जाता है फिर वो धंधा पूरी तरह से कंटिन्यू वे पे नहीं पाता है, रनवे पे नहीं चल पाता। अब सोपा ने जैसे कहा कि सोयाबीन की जो क्रशिंग है वो मई में बढ़ाएंगे, तो उसके नहीं बढ़ेगी ना अमृत, क्योंकि फॉरेन बहुत माइनस है। जो तेल एक्सपोर्ट होना चाहिए था, जो डीओसी इंपोर्ट होनी चाहिए थी, वो इंपोर्ट नहीं हो रही है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, तो उतने बढ़ नहीं पाएंगे ना। फिर रहा साथ सोफा ने भी अपने क्या किया कि जो टोटल एस्टीमेट है, पहले 120 लाख टन टोटल बता रहे थे पिछले साल कैरी फॉरवर्ड, उसको 124-25 लाख टन कर दिया। कैरी फॉरवर्ड और बढ़ा दिया उन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड, वो भी गलत है। तो और सरसों के प्रोडक्शन को आप कहाँ ले जाओगे? सबसे बड़ी बात तो दिनेश जी इसमें ये है कि 120 लाख टन है, 120 लाख टन की सरसों का तेल जो होता है 50 लाख टन तेल का है, तो 50 लाख टन तेल को कंज्यूम कहाँ करोगे? आज पूरे पोर्ट पे वेसल्स की लाइन लग रही है, अनलोडिंग बड़ी मुश्किल से हो रही है, सबको डैमरेज लग रहा है, तो आप लेके कहाँ जाओगे? आपको गवर्नमेंट को इस टाइम पे तो स्ट्रिक्टली करना चाहिए, कोई कोटा प्रणाली फिक्स करे या फिर इस पर इमीडिएट प्रभाव से ड्यूटी लगाए, तब जाकर के दोनों को बेनिफिट होगा। अदरवाइज समर्थन मूल्य पे तुलाना भी कोई विकल्प नहीं है। इसकी बजाय तो अगर ये भावांतर योजना के तहत इनको कोई डिफरेंस दे देते तो वो ज़्यादा बढ़िया था। और जैसे सरकार का भी कम हुई परचेजिंग समर्थन मूल्य पे, ऑटोमेटिक सरसों के भाव नीचे आ गए। मेरे को लगता है कि पेशेंस, जिस दिन किसान का पेशेंस टूटेगा उस दिन सरसों और टूट जाएगी। सही बात है, सरसों सोयाबीन की पैदावार करना बंद कर देंगे, भाव ही नहीं मिलेंगे तो क्या, लागत ही नहीं निकल रही किसान, क्योंकि किसान धीरे धीरे सोया से तो विमुख होता ही जा रहा है। अब सरसों से भी विमुख होगा। बाकी सरसों की क्रॉप अभी 2-3 साल में सिर्फ प्राइजेज की वजह से बढ़ी थी, नहीं तो पहले 40 लाख टन 60 लाख टन से 60 लाख टन के आसपास चलती थी 2-3 साल पहले से। पिछले साल हाँ बिकी थी, इस वजह से पिछले साल 80 लाख टन थी। 80 लाख टन की जो बढ़ करके इतनी हुई से लोगों को लगा कि भाई ठीक है कि इसमें उपज का उचित मूल्य मिलेगा। बाकी वो कुल मिला करके अपन वापस वही आत्मनिर्भर की बजाय निर्भर ऑन फॉरेन, आयात पे निर्भर हो गए, आयात पे निर्भर होते जा रहे हैं। तो अभी भी कोई संभावना नहीं लग रही आगामी, अभी भी गवर्नमेंट के हिसाब से कोई मेरे को संभावना नहीं लग रही है, कोई संभावना नहीं लग रही तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ने 30 जून तक और कर दिया उसको ड्यूटी फ्री को, जबकि जरूरत ही नहीं थी। अभी तक तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, कहीं नहीं सकते गवर्नमेंट की क्या। इम्पोर्ट भी इतना ज्यादा हो गया जितनी खपत नहीं है इंडिया, उससे ज्यादा इम्पोर्ट है, पोर्ट पे माल भरे पड़े हैं अभी सब। तो आपके हिसाब से कितना इम्पोर्ट हो गया? 105% का लगभग। जैसे अगर पिछले डेटा के हिसाब से चले तो 12 से 115% के आसपास तो इंपोर्ट हो चुका है, जो पिछले डेटा के हिसाब से चले। जबकि अपने यहाँ के लोकल के तेल की उपलब्धता अच्छी है, अच्छी खासी है, फिर भी बस ठीक है। तो लोगों को सबसे इम्पोर्ट सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन का तेल ही ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। हाँ दोनों हो रहा है, पाम ज़्यादा हो रहा है, पाम अपने से पाम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पाम अपने पाम पे 12-13 रुपये किलो सस्ता है। पाम 12-13 रुपये किलो सस्ता होने की वजह से सरसों तेल का कंजप्शन भी बहुत कम हो गया। और फिर ब्रांडिंग की गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, तो आप एक लिमिट के बाद 1% ब्रांड मतलब मिक्स करके तेल को ब्रांडिंग करके बेच सकते हो। तो कितना परसेंट तक की छूट दे रखी इसमें? छूट हो तो आप तो जो उसमें लगा दो आपके 20%, 25%, 30% ब्रांडिंग में। तो ब्रांडिंग में क्या
होता है न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से ब्रांडिंग मतलब वो देते हैं परमिशन। तो जनरली इसमें लोग 25% 30% तक मिला करके दे देते हैं। राइस ब्रान कुछ ज़्यादा मिल जाता है, पाम थोड़ा सा कम मिलता है। तो मिला करके ब्रांडिंग, जैसे सरसों का तेल 80% है, 20% ये मिला दिया। सिर्फ आपको मतलब पीपे के ऊपर मेंशन करना है, इसके बाद परमिशन है, लीगल है वो। मतलब मिलावट को लीगल परफॉर्मा मतलब फॉर्मा बना रखा है गवर्नमेंट ने कि भाई आप मिलावट कर सकते हैं। तो जैसे आप बता रहे हो सरसों में 40% तेल निकलता है, 42% तेल निकलता है। हाँ। तो सोयाबीन में कितना % तेल निकलता है? सोयाबीन का करीबन 17 से 18 के बीच की रिकवरी रहती है। हाँ, मैंने सुना 20% तक तेल निकलता है। नहीं, 20% वाला नहीं है, 17-18% इंडिया की क्रॉप के हिसाब से। इंडिया के क्रॉप के हिसाब से 18% मैक्सिमम। अच्छा, तो फिर 18% में आपका प्लांटों का खर्चे निकल जाते हैं? 18% प्लांट के इसलिए नहीं, प्लांट एक्चुअली सोयाबीन का जो मेन कंजप्शन DOC है, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आज जैसे जो प्रोटीन है आपका, अगर प्रोटीन देखी जाए तो जैसे बड़ी जितनी बन रही है वो सोया के हिसाब से बन रही है, और हिंदुस्तान प्रोटीन डेफिसिटी देश है। अगर अपन चाहें ना तो सोया का बहुत कुछ उपयोग फूड में कर सकते हैं, और अपने को फूड के लिए अगर इसको प्रोत्साहित करें तो बहुत बड़ा बेनिफिट हिंदुस्तान को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की सीड नॉन GMO है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी इंसेंटिव प्रोवाइड करे सोया DOC पे, तो अपने आगे एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो ये इनको गवर्नमेंट को करना चाहिए, और जो फूड पे जाए तो उस पर ज़्यादा इंसेंटिव देनी चाहिए। जैसे कोई बाहर भी अगर आपके बड़ी के लिए रॉ मटेरियल जा रहा है तो जैसे 10% पहले हमारे इंसेंटिव जो हुआ करती थी इस पर 10%, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दी। अब शायद 2.5% के आसपास का है इनका, तो इसको वापस 10% कर दें, और जो फूड में जा रहा है बाहर एक्सपोर्ट जितना हो रहा है उस पर 20% कर दें। सोपा की रिपोर्ट के हिसाब से तो इस बार एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है। ये अच्छा हुआ ना, क्योंकि शुरू में पैरिटी में था मामला, क्योंकि तेल के भाव अच्छे थे तो ऑटोमेटिकली DOC नीचे करके अपन लोगों ने बाहर की पैरिटी में आ गई थी। अब तेल के भाव टूट गए, अब DOC उस रेंज में रही नहीं, और वहाँ फॉरेन में DOC के भाव टूट गए। तो कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट करना फायदेमंद नहीं रहा। कुल मिलाकर के सारा का सारा गेम लोकल पे है। लोकल में ही तेल बिकेगा, लोकल में ही आपकी DOC जाएगी, जितनी जाएगी उतना ही वो है। तो DOC के रेट बढ़ते हैं तो सोयाबीन के रेट भी बढ़ सकते थे। हाँ, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में DOC के रेट भी कम हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में DOC के भी कम हो गए, तेल के भी कम हो गए। हाँ, तो अभी फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि सोयाबीन के, सरसों के भाव जो चल रहे हैं इसी से आसपास रहेंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को कोई लगे कुछ करने का, तो अगर गवर्नमेंट के एक्शन के बिना कुछ साल है तो मुश्किल ही लग रहा है इस बार। वैसे अगर अपन देखें तो मुश्किल ही लग रहा है, ये बात सही है। तो अब जैसे कि आप कह रहे हो कि पड़ता नहीं खा रहा प्लांटों को, तो क्या प्लांट भी धीरे धीरे सोया प्लांट भी बंद हो रहे हैं? ना, काफी बंद हो गए प्लांट। तो आपके हिसाब से कितने % प्लांट बंद हो गए? मेरे विचार से कम 25 से 30% प्लांट बंद हो गए आपके ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से चलो तो 30-40% का रेशो जाएगा। कारण है ना उसके पीछे, क्योंकि पैरिटी है नहीं, एक्सपोर्ट पे जाए नहीं, और लोकल में इतनी डिमांड है नहीं। लोकल की डिमांड के लिए मतलब अगर हिंदुस्तान के 50% प्लांट भी चलें तो बहुत है। सही बात है। पहले अब एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत होता है जो आसपास के जो अपने हो जाता है, जैसे बांग्लादेश हो गया, थोड़ा नेपाल हो गया, आसपास मिडिल ईस्ट कंट्री हो गया, इससे ज़्यादा। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो तेल की खपत है वो मेरे ख्याल से मूँगफली या सूरजमुखी के तेल की, कौन से तेल की खपत ज़्यादा हो रही है? सबसे ज़्यादा तो वैसे आज की तारीख में तो मतलब ईमानदारी से पूछो तो पाम की हो रही है। पाम की खपत ज़्यादा हो रही है, जबकि पहले सरसों तेल अपने सबसे ज़्यादा खपता था। नंबर 1 पे सरसों तेल था नंबर। बाकी वो मिक्सिंग, कुछ तो मिक्सिंग में जा रहा है। सरसों तेल अपनी जगह है, बाकी सरसों तेल का जो भाव है वो इस वजह से, जब तक इसके भाव नहीं बढ़ेंगे, जब तक क्रशिंग नहीं होगी, जब तक डिमांड नहीं होगी, जब तक क्रशिंग वैसे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये अपने पाम ऑयल जो है सभी तरह के तेलों में मिक्स करता है कि मूंगफली में भी मिक्स हो रहा है? जनरली देखो, पाम ऑयल का, डायरेक्ट पाम ऑयल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है साहब, पाम ऑयल की सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। तो पाम ऑयल डायरेक्ट कंजप्शन में बहुत जा रहा है। जैसे जितने भी हलवाई हैं, नमकीन बनाने वाले हैं, जिनको अपना चाहिए कि भाई अपना, जैसे पहले क्या थे, अगर आपको ध्यान हो तो बदबू का आता था कि थोड़े दिन रखते थे, बदबू आ जाती थी नमकीन में या किसमें, वो पाम में नहीं, क्योंकि पाम की सेल्फ लाइफ सबसे बढ़िया है। पाम ज़्यादा दिन तक आपका रख सकता है। तो जनरली धीरे धीरे जो कंज्यूमर मूंगफली पे थे, क्योंकि मूंगफली की भी सेल्फ लाइफ अच्छी थी, वो धीरे धीरे सब पाम पे शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हेल्थ के हिसाब से पाम ऑयल हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। देखो साहब, वो तो फैटी तो है ही सही है, नहीं है उसमें साहब। देखो, हार्ट के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, जो और हिंदुस्तान की कंडीशन के हिसाब से सबसे बढ़िया तेल सरसों तेल। सरसों तेल है, बिल्कुल है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है,
मूंगफली तेल, सरसों तेल, तिल्ली तेल तो सर्वोत्तम है ही सही। सरकार का 2022 निकल गया, किसानों की आमदनी डबल करने वाली बात नहीं, वो कुछ वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। जबकि ये सब चीज़ें अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना तो सारी चीज़ों का सारी चीज़ें सुधर जाए, और लगानी चाहिए। मैं तो फिर कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, करबद्ध गवर्नमेंट से यही निवेदन है हमारा, तो लगाए, फार्मर्स को बेनिफिट, सरकार को बेनिफिट, व्यापारी को बेनिफिट, क्योंकि जब तक बाजार में तेजी नहीं चलती है, जब तक किसी चीज़ का उठाव बनता नहीं है। सही बात है, तेजी आती तो लोग ज़्यादा खरीदते, भाव बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से रोटेशन पूरा चलता है। सही बात, वो रोटेशन पूरा जाम हो गया है। बाजार चलाने के लिए तेजी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो धन्यवाद बजरंग जी, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है साहब, धन्यवाद।